हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू स्टडी साइंस विद हिना शर्मा। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नई यूनिट, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, यूनिट नंबर 7। ठीक है, यूनिट 5 यूनिट्स जो हैं वो +1 की बायोलॉजी में है, 6th यूनिट +2 की बायोलॉजी की फर्स्ट यूनिट है, एंड द 7th यूनिट इज +2 की जो बायोलॉजी है उसकी सेकंड यूनिट। ठीक है, तो +2 के अकॉर्डिंग ये सेकंड यूनिट है, पर ऑल ओवर बायोलॉजी की हम बात करते हैं तो हम इसको 7th यूनिट काउंट करते हैं, दैट इज जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। इसमें बेटा अभी देखिए जो इवोल्यूशन है वो आपके प्रेजेंट कोरोना पीरियड के सिलेबस में से हट गया है। आपको ये इवोल्यूशन वाला पोर्शन नहीं करना है। ये जो इवोल्यूशन वाला चैप्टर है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन में, वो कोरोना पीरियड में जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है तो वो कट चुका है, वो हमारे इस साल के सिलेबस में नहीं आएगा। तो इस साल हमें क्या पढ़ना है? ओनली जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में से कोई भी टॉपिक कटा नहीं है, कोई भी टॉपिक एक्स्ट्रा ऐड नहीं हुआ है। ओनली जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन में से इवोल्यूशन वाला पोर्शन कट गया है। ठीक है, तो जेनेटिक्स में हमारे पास 3 चैप्टर्स हैं। ठीक है, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन इस यूनिट में हमारे पास 3 चैप्टर्स हैं। चैप्टर नंबर 5 प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, चैप्टर नंबर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस सॉरी, एंड चैप्टर नंबर 7 इवोल्यूशन। अब ये जो चैप्टर नंबर 7 इवोल्यूशन है ये हमारे सिलेबस में से इस साल के लिए, कोरोना पीरियड वाले टाइम के लिए, 2020 के लिए हट गया है। अब हमें पढ़ना है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन एंड द नेक्स्ट चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। जेनेटिक्स के अंदर ओनली यही 2 चैप्टर्स आएंगे। ठीक है, सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। देखिए, नेम ऑफ द चैप्टर इज प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। सबसे पहले हम जो चैप्टर का नाम है उसका मीनिंग समझेंगे। यहाँ पे इनहेरिटेंस क्या होता है। ठीक है, हमें प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं इनहेरिटेंस के, और हमें इस चैप्टर में प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं वेरिएशन के। ठीक है, चैप्टर के नाम से ही क्लियर हो रहा है, हमें बेसिक प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं इनहेरिटेंस और वेरिएशन के। तो ये इनहेरिटेंस और वेरिएशन एक्चुअल में है क्या, किस चीज के प्रिंसिपल्स हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में? इनहेरिटेंस होता है एक कैरेक्टर का एक जेनरेशन से नेक्स्ट जेनरेशन में जाना। आइदर वो अच्छा कैरेक्टर है या खराब कैरेक्टर है, डजेंट मैटर एट ऑल। इनहेरिटेंस का मतलब एक कैरेक्टर का या एक से ज्यादा कैरेक्टर का एक जेनरेशन से नेक्स्ट जेनरेशन में जाना, दैट इज ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जेनरेशन टू अनदर जेनरेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी मम्मा की आईज ब्लू कलर की हैं, ठीक है, और आपके पापा के जो हेयर्स हैं वो कर्ली हैं, और आपकी आईज ब्लू हैं और हेयर कर्ली हैं, तो कैरेक्टर इनहेरिट हुए हैं आपके अंदर। मदर से आपको क्या कैरेक्टर इनहेरिट हुआ है? आईज का कलर। और फादर से आपको क्या इनहेरिट हुआ है? हेयर्स के जो कर्ली हेयर्स हैं। ठीक है, तो इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर क्या हुआ आपके पास? इनहेरिटेंस क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, और वेरिएशन का क्या मीनिंग है? अब जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो हमें बहुत अच्छी तरह से पता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में देखिए क्या होता है कि जो एक सेट ऑफ क्रोमोसोम मेल में होता है और एक सेट ऑफ क्रोमोसोम फीमेल के ओवा में होता है। ठीक है, स्पर्म में क्या होगा? 23 क्रोमोसोम्स होंगे, ओवा में क्या होगा? 23 क्रोमोसोम्स होंगे। ठीक है, स्पर्म एंड ओवा का क्रॉस होगा, फर्टिलाइजेशन होगी, और अब हमारे पास बन जाएगा जाइगोट। 23 प्लस 23 पेयर ये हैं, 23 क्रोमोसोम ये हैं, 23 क्रोमोसोम ये हैं, दैट इज 23 पेयर्स बन जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब 46 क्रोमोसोम क्रिएट हो गए। अब क्या हुआ? क्योंकि कुछ कैरेक्टर फादर से आए थे, कुछ कैरेक्टर मदर से आए थे, अब क्या होगा? दोनों में से जो डोमिनेंट होगा वो खुद को शो करेगा और जो रिसेसिव होगा वो खुद को शो नहीं कर पाएगा। तो ये जो वेरिएशंस भी आ जाती हैं, जो क्रॉसिंग ओवर होती है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, उसके कारण क्या होता है? नेक्स्ट जनरेशन में वेरिएशंस प्रोड्यूस होती हैं। मतलब मदर का जो आगे ऑफस्प्रिंग आएगी वो एग्जैक्टली मदर जैसी नहीं होगी। फादर का जीनोम भी तो मिक्स हुआ है ना, तो कुछ एक
कैरेक्टर्स फादर जैसे होंगे, फिर जो नेक्स्ट जनरेशन होगी उसमें फिर और कैरेक्टर्स मिक्स हो जाएंगे, तो वेरिएशंस आती जाती हैं नेक्स्ट जनरेशन में। तो एक्चुअल में ये वेरिएशंस कैसे आई, क्या ये वेरिएशंस म्यूटेशन की वजह से आई थी, या ये वेरिएशन क्रॉसिंग ओवर हुआ है, उसमें कोई रिसेसिव जीन नज़र आ गई है उस वजह से आई है, तो वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे इनहेरिट होते हैं कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, और कैसे वेरिएशंस आती हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। ठीक है, नेम ऑफ द चैप्टर इज क्लियर टू यू ऑल। अब देखिए हम कुछ बेसिक देखते हैं इस चैप्टर का, बेसिक इंट्रोडक्शन। जेनेटिक्स, देखिए यूनिट का नाम था हमारे पास जेनेटिक्स, और जेनेटिक्स के अंदर ये हमारे पास 2 चैप्टर आ रहे थे, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, और 6 चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो इन दोनों चैप्टर्स को कंबाइन करके हमारे पास एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी आती है जिसको हमने बोला जेनेटिक्स। तो ये जेनेटिक्स फाइनली है क्या? जेनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ जीन। अब हमें इस ब्रांच में क्या करना है, हमें जीन्स को स्टडी करना है, जेनेटिक वेरिएशन, उन जीन्स में चेंजेस कैसे आ गए, वेरिएशंस कैसे आई, और वेरिएशन आने के बाद वो नेक्स्ट जनरेशन में कैसे पास ऑन हो गई, उनकी इनहेरिटेंस कैसे हो गई। तो जेनेटिक्स क्या होती है? अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ जीन्स, जेनेटिक वेरिएशन एंड इनहेरिटेंस ऑफ जीन। मतलब यहाँ हमें जीन को स्टडी करना है, जीन में कैसे चेंजेस आए हमें वो स्टडी करना है, और चेंजेस आने के बाद वो जीन नेक्स्ट जनरेशन में पास कैसे हुई। ठीक है, अब देखिए ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, जब सबसे पहले हम जब जेनेटिक्स की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम आता है जॉन मेंडल का। आप 10th में भी पढ़ चुके हैं। जॉन मेंडल ने जेनेटिक्स को डिस्कवर किया था इन 19th सेंचुरी। ऑल्दो उन्होंने द नेम जेनेटिक्स नहीं दिया था, नेम जो जेनेटिक्स था वो बैटसन ने दिया था, लेकिन ग्रेगर जॉन मेंडल वो फर्स्ट थे हु डिस्कवर्ड जेनेटिक्स इन लेट 19th सेंचुरी। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इज नोन एज इनहेरिटेंस। अब आती है हमारे पास इनहेरिटेंस की डेफिनेशन। ये क्या है? प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स कैसे एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन के पास जाते हैं उसे हम बोलते हैं इनहेरिटेंस, या फिर प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इज नोन एज इनहेरिटेंस और हेरिडिटी। अब देखिए कुछ एक अब इम्पॉर्टेंट यहाँ पे डिस्कवरीज हैं बायोटेक्नोलॉजी को जेनेटिक्स को लेकर। क्या है ये? मेंडल्स इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और इन आइदर केस आपको बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी पता होना चाहिए कि जेनेटिक्स इतनी बड़ी ब्रांच है बायोलॉजी की, उसके फादर कौन थे। ठीक है, तो फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? मेंडल। ठीक है, और मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स थे, लेकिन मेंडल ने कभी भी जेनेटिक्स वर्ड यूज नहीं किया था। द वर्ड जेनेटिक, द टर्म जेनेटिक्स वाज कॉइन्ड बाय बैटसन। बैटसन ने दी थी ये टर्म इन 1905। जेनेटिक्स में जेनेसिस का मतलब होता है बनाना। ठीक है, तो नेक्स्ट जनरेशंस कैसे बनती हैं, मेकअप कैसे होता है नेक्स्ट जनरेशन का, उसके बेसिस पे उन्होंने ये नाम दिया था। बैटसन इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। बैटसन को मॉडर्न जेनेटिक्स का फादर बोला जाता है। ठीक है, मेंडल है फादर ऑफ जेनेटिक्स एंड बैटसन है फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, मॉर्गन। मॉर्गन ने एक्चुअल में क्या किया था? जो मॉर्गन थे ना, उन्होंने ड्रोसोफिला के ऊपर काम किया था। ठीक है, जो मक्खी होती है ना, हाउस फ्लाई, उसके ऊपर उन्होंने काम किया था, ड्रोसोफिला के ऊपर काम किया था उन्होंने, जिसको मस्का डोमेस्टिका। इन्होंने क्या किया? जो फ्लाई के ऊपर काम किया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए फ्लाई के ऊपर। जैसे मेंडल ने पी प्लांट लिया था ना, ऐसे मॉर्गन ने क्या किया था? फ्लाई ली थी। मॉर्गन ने ऐसे फ्लाई के ऊपर काम किया था, मस्का डोमेस्टिका, जो घर में फ्लाई आ जाती है ना, मक्खी आ जाती है, उसके ऊपर काम किया था इन्होंने। उसके कुछ और वेरिएंट्स थे इनके पास। तब एक्सपेरिमेंट किए थे इन्होंने जैसे मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए थे पी प्लांट के ऊपर, ऐसे मॉर्गन ने उनके ऊपर जो मस्का डोमेस्टिका है, जो ड्रोसोफिला है, उसके ऊपर इन्होंने काम किया था। तो इनको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स बोलते हैं, क्योंकि जेनेटिक्स में एक्सपेरिमेंट इन्होंने किए थे। ठीक है, उसके बाद आता है
पॉल बर्ग को हम बोलते हैं द फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। यहाँ पे मैंने जेनेटिक्स वाले चैप्टर में ये बायोटेक्नोलॉजी की जो डिस्कवरी क्यों लिखी है, फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्यों लिखा है, क्योंकि आप जब धीरे धीरे आप जब एक बार पूरी +2 की बायोलॉजी पढ़ लेंगे तब आपको समझ आएगा जो जेनेटिक्स है और जो बायोटेक्नोलॉजी है दोनों बहुत ज़्यादा अलग नहीं है, दोनों इंटरमिंगल्ड यूनिट हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट इधर के वहाँ यूज़ होते हैं, वहाँ के यहाँ बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे जो पॉल बर्ग है वो फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हैं। ठीक है, क्लियर टू एवरीवन। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास जेनेटिक्स को पढ़ने के लिए हमें कुछ एक टर्मिनोलॉजी क्लियर करनी ज़रूरी है। ठीक है, जेनेटिक्स में बहुत सारी टर्म्स आएंगी, चैप्टर पढ़ना हम बाद में स्टार्ट करेंगे। हम पहले देखेंगे कुछ एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जेनेटिक्स में जो जब तक क्लियर नहीं होती तब तक हमारा चैप्टर हम नहीं समझ पाएंगे। तो कुछ एक टर्मिनोलॉजी है जो चैप्टर में बार बार यूज़ होगी, हम उन टर्म्स को पहले ही क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ है जीन। बहुत सारे बच्चे जीन में गड़बड़ करते हैं, जीन क्या होता है, कोई जीन को कुछ बोलता है, कोई जीन को कुछ बोलता है। जीन कुछ नहीं है, डीएनए ही है जीन। जीन एक सेगमेंट ऑफ डीएनए है, इसको आप ये मानकर चलिए। फॉर एग्जांपल ये आपके पास डीएनए है, ठीक है, मैं ऐसे ही बना दे रही हूँ, उलझी हुई उनके गोले की तरह होता है ना डीएनए पड़ा हुआ न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, जब वो कंडेंस्ड फॉर्म में नहीं है तो वो इस फॉर्म में पड़ा हुआ। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो सेगमेंट है डीएनए की वो एक कैरेक्टर को कोड कर रही है। अब डीएनए है तो यहाँ पे बेस पेयर्स होंगे बहुत सारे। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल ये बेस पेयर एक किसी के आई कलर को कोड कर रहे हैं। ठीक है, ये बेस पेयर किसी के आई कलर को कोड कर रहे हैं, तो इसको मैंने एक जीन बोल दिया। सेगमेंट ऑफ डीएनए, जीन क्या होता है आपकी सेगमेंट ऑफ डीएनए होती है जो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए कोड करती है। इससे ज़्यादा जीन कुछ भी नहीं है, जीन को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है। इट इज़ द फिजिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी का फिजिकल बेस है, मतलब एक्चुअल में फिजिकली कोई ऑर्गेनिज्म कैसे नज़र आ रहा है उसका जो बेस है वो जीन है। अगर मैं केमिकली बात करती हूँ, केमिकली इट इज़ अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। जीन क्या होती है, डीएनए की ही एक सेगमेंट है विच कंट्रोल द कैरेक्टर और ट्रेट, जो किसी कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही है या किसी ट्रेट को कंट्रोल कर रही है। ठीक है, ये डीएनए की ही सेगमेंट थी ना, इट इज़ अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। ठीक है, इट इज़ अ सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कंट्रोल द कैरेक्टर, जो किसी कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही है। जैसे हमने यहाँ आई कलर को लेकर बात करी। ठीक है, द टर्म जीन वाज गिवन बाय जॉनसन। अब आप ध्यान रखेंगे जॉनसन जो थे उन्होंने फर्स्ट टाइम ये जो जीन टर्म थी वो यूज करी थी। द टर्म जीन वाज गिवन बाय जॉनसन। लेकिन एक चीज आप और ध्यान रखेंगे, जॉनसन ने जीन वर्ड दिया था लेकिन मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में जीन के बारे में बात करी है। मेंडल भी जीन के साथ डील करते थे, जीन को पहचानते थे, लेकिन क्या था मेंडल ने एक्चुअल में जीन वर्ड यूज नहीं किया था। मेंडल ने जीन को फैक्टर बोला था। आपने 10th में पढ़ा है बहुत बार, बहुत जगह आपकी एनसीईआरटी में लिखा था कि कुछ एक ऐसे फैक्टर होते हैं, कुछ एक ऐसे फैक्टर होते हैं। अब वो फैक्टर क्या होते हैं, वो फैक्टर एक्चुअल में मेंडल किसकी बात कर रहे थे, जीन की। जीन वाज टर्म्ड एज फैक्टर बाय मेंडल। मेंडल ने जीन को फैक्टर बोला था। ठीक है, नेक्स्ट टर्म की अब हम बात करते हैं, दैट इज एलील और एलिलोमॉर्फ। अब देखो बहुत सारी जगह पे आप इसकी एलील की स्पेलिंग होती है ALLELE। कुछ स्टूडेंट्स इसको मतलब कुछ एक लोगों की प्रोनाउंसिएशन इसकी एलील होती है, कुछ एक इसको एलीली भी बोलते हैं। तो इट डिपेंड्स अपॉन योर प्रोनाउंसिएशन, आप इसको एलील बोलना चाहते हैं या एलीली बोलना चाहते हैं। ठीक है, इसी को हम एलिलोमॉर्फ भी बोलते हैं, मैं इसको एलील बोलती हूँ। बाकी डिपेंड करता है आपकी अपनी प्रोनाउंसिएशन के ऊपर। टू अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ जीन आर कॉल्ड एलील। अब एलील क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जीन कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं था, आप बहुत कंफ्यूज थे, ऐसे एलील को लेकर भी बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। एलील भी कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है एलील। देखो आपको पता है हर कैरेक्टर के लिए हमारे पास 2 जीन्स होती हैं। ठीक है, या एक सिंपल सी चीज़ देखिए, ये स्पर्म था, 23 क्रोमोसोम यहाँ थे, ये ओवा था, 23 क्रोमोसोम यहाँ थे, दोनों का क्रॉस हुआ, बन गया जाइगोट। अब ये जो जाइगोट बना ये 23 प्लस 23 है। ठीक है, मतलब हर क्रोमोसोम की एक और कॉपी है। ऐसे करते करते 23 इधर होंगे और 23 इधर होंगे, जैसे मैंने 3 बनाए ऐसे सो ऑन, ये 23 तक हैं। ठीक है,
क्लियर है, समझ आया? तो मतलब अब हर एक क्रोमोसोम की एक अल्टरनेट क्रोमोसोम अवेलेबल है, एक फीमेल का क्रोमोसोम है, एक मेल की साइड से आया है, ठीक है। अब इस क्रोमोसोम के ऊपर फॉर एग्जांपल आई कलर को ये यहाँ तक से यहाँ तक की जीन कंट्रोल कर रही है, ठीक है। अब इसका जो अल्टरनेट क्रोमोसोम होगा उसके ऊपर आई कलर को यहाँ से लेके यहाँ तक की जीन कंट्रोल करेगी। अब ये एलील क्या होती है, ये जो दो अल्टरनेट फॉर्म हुई एक जीन की, ये हुई एलील, ये एक एलील है, ये दूसरी एलील है, और ये दोनों फाइनली हैं क्या, जीन। द टू अल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन, उसे हम क्या बोलते हैं, एलील। अब क्लियर है एलील? मुझे नहीं लगता अब एलील में आपको कभी भी कंफ्यूज होने की जरूरत है। टू अल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन आर कॉल्ड एलील। दे ऑलवेज अकर इन अ पेयर, ये हमेशा पेयर में अकर करती हैं। क्यों पेयर में अकर करती हैं? क्योंकि आधी मेल से आएगा क्रोमोसोम, 23 मेल से आएंगे, 23 फीमेल से आएंगे। जो क्रोमोसोम फीमेल के पास है वही मेल के पास से भी आया है इंडिविजुअल में, तो ऑब्वियसली उनकी अल्टरनेट फॉर्म्स अवेलेबल होंगी। द एलील विच ऑलवेज एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इज कॉल्ड डोमिनेंट एलील। अब जो दो एलील्स हैं, ठीक है, हम जो दो एलील्स हैं, एक इस क्रोमोसोम के ऊपर लगी होगी, एक इस क्रोमोसोम के ऊपर लगी होगी, दोनों में से एक डोमिनेंट होगी, एक रिसेसिव होगी। डोमिनेंट और रिसेसिव का कॉन्सेप्ट आप 10th में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। वो एलील जो खुद को शो कर जाती है, वो जीन, ठीक है, जो खुद को शो कर जाती है वो क्या होती है, डोमिनेंट जीन होती है। और वो जीन जो खुद को शो नहीं कर पाती वो कौन सी होती है, रिसेसिव होती है। तो अब आप यहाँ पे क्लियर रखेंगे, द एलील विच ऑलवेज एक्सप्रेसेस इटसेल्फ, वो एलील जो हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस करेगी, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, डोमिनेंट एलील। हमेशा क्यों बोला हमने एक्सप्रेस करेगी, वो होमोजाइगस कंडीशन में हो चाहे हेटेरोजाइगस कंडीशन में हो, वो हमेशा खुद को एक्सप्रेस करेगी। अब नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी में हम आपको होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस और हेमीजाइगस के बारे में बताएंगे। एंड द एलील विच फेल्स टू एक्सप्रेस इटसेल्फ, और वो एलील जो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगी उसको हम क्या बोलेंगे, इन प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट एलील। वो एलील जब तक अपने साथ की रिसेसिव एलील ना हो तब तक खुद को शो नहीं कर पाएगी, ठीक है। रिसेसिव होगा दूसरा वाला तभी वो खुद को शो कर पाएगी, उसे हम क्या बोलते हैं, रिसेसिव एलील कैन express itself only in presence of another recessive allele. For example, अगर मैं अब बात करूं आई कलर की ही अगर मैं बात करती हूं तो कैपिटल बी क्या है, डोमिनेंट जीन है आई कलर के लिए, और स्मॉल जी क्या है, रिसेसिव है आई कलर के लिए। अब अगर फादर के पास कैपिटल बी था, ठीक है, और मदर के पास स्मॉल बी, अगर मदर के पास स्मॉल बी था तो क्या होगा, ये रिसेसिव वाली खुद को शो नहीं करेगी, ये खुद को शो कर जाएगी, ठीक है। अब अगर फादर के पास भी स्मॉल बी होता, मदर के पास भी स्मॉल बी होता, फिर जब क्रॉस होता तो हमारे पास नेक्स्ट जनरेशन में दोनों के पास स्मॉल बी आता। अब ये रिसेसिव कंडीशन में है ना, अब ये खुद को शो करेगी, ठीक है। इस कंडीशन में ये खुद को शो नहीं कर सकती थी, लेकिन इस कंडीशन में ये खुद को शो कर देगी। इसका क्या मतलब है, जब रिसेसिव जीन जो है वैसी ही दूसरी वाली प्रेजेंट होगी, ये तभी खुद को शो कर सकती है। अगर एक भी डोमिनेंट साथ में प्रेजेंट है तो ये खुद को शो नहीं कर पाएगी। द रिसेसिव एलील कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ ओनली इन प्रेजेंस ऑफ अनदर रिसेसिव एलील। क्लियर है आप लोगों को? नेक्स्ट आता है हमारे पास होमोजाइगस। होमोजाइगस क्या होता है, देखो, होमो मतलब एक जैसे, ठीक है। जब एक जैसे होंगे जाइगोट में दोनों के दोनों, जब दोनों एलील, दोनों जीन एक जैसी होंगी, दोनों एलील एक जैसी होंगी, तब हम क्या बोलेंगे कि वो होमोजाइगस है। फॉर एग्जाम्पल सेम ले लेते हैं, ये स्मॉल बी था तो ये होमोजाइगस है, ठीक है। आप यहाँ पे क्लियर रखिए होमोजाइगस हेटेरोजाइगस का कंसेप्ट। कैपिटल बी ये क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट, ठीक है। ये क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट। ये डोमिनेंट तो है ही, साथ में ये होमोजाइगस भी है, ठीक है। अब अगर हुआ स्मॉल बी तो ये क्या है, होमोजाइगस रिसेसिव, ठीक है, क्योंकि रिसेसिव एलील है ना, लेकिन अभी ये क्या है, होमोजाइगस कंडीशन में है, मतलब दोनों में सेम है, होमो है, सेम है दोनों में। अब अगर होता है कैपिटल बी स्मॉल बी तो ये क्या है, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन है, ठीक है। ये हेट्रोजाइगस है, मतलब दोनों अलग अलग हैं, लेकिन कैपिटल बी प्रेजेंट है तो ये डोमिनेंट है।
क्लियर है? यहाँ पे कैरेक्टर ये वाला शो होगा, डोमिनेंट वाला शो होगा, दूसरा वाला शो नहीं होगा, पर है ये हेट्रोजाइगस क्योंकि दोनों अलग हैं। ठीक है, अब होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस का कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको? व्हेन बोथ द एलील्स ऑफ अ जीन आर ऑफ वन टाइप, जब दोनों एलील्स एक जीन की एक जैसी होंगी, दोनों एलील एक जैसी हैं, यहाँ पे भी दोनों एलील एक जैसी हैं, तो ये हुआ होमोजाइगस। ठीक है, both are dominant that is capital A और both are recessive that is small a, या तो दोनों recessive हो या तो दोनों dominant हो, उस केस में हम बोलते हैं homozygous, then the condition is called homozygous। अब अगर heterozygous condition आती है when both the alleles of a gene are different that is one dominant and other recessive capital A, the condition is known as heterozygous। ठीक है, अब हमारे पास एक और आती है, एक और टर्म आती है दैट इज हेमीजाइगस। हेमी वर्ड कब यूज होता है? कभी कभी क्या होता है, जैसे मैंने आपको अभी इस केस में मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन किया था ना कि 23 ये जैसा ये 23 इधर से आए हैं, 23 इधर से आए हैं, तो जैसे यहाँ है वैसे ही यहाँ है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखेंगे, ये 23 नहीं 22 तक ये एक जैसे होंगे, क्योंकि जो लास्ट वन है ना वो जो मेल वाला है वो Y है और जो फीमेल से आया है वो X है, तभी तो ये XY का कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, अगर ये मेल चाइल्ड है तो, और अगर ये फीमेल चाइल्ड है तो दोनों XX होंगे। ठीक है, अब इस कंडीशन में 22 एक जैसे होते हैं, 23 अलग भी हो सकता है, एक भी हो सकता है। अगर मेल से भी X आया और फीमेल के पास भी X है तब तो दोनों के पास एक जैसे हैं, लेकिन अगर मेल से Y का स्पर्म आया है और फीमेल के पास तो ऑलवेज X ही होता है, उस कंडीशन में ये क्या है, दोनों अलग हो जाते हैं। हेमीजाइगस यहीं की बात की जा रही है। व्हेन ओनली वन एलील ऑफ अ जीन इज प्रेजेंट, अगर किसी जीन की सिर्फ एक ही एलील प्रेजेंट है। ऐसा कब होता है? जो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर लगी हैं उनके साथ ऐसा हो जाता है, एक्स लिंक्ड के केस में हो जाता है। अगर कोई जीन एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है, तो मेल के अंदर वो हमेशा हेमीजाइगस कंडीशन में होगी, क्योंकि मेल के पास तो भाई एक एक्स है और एक वाई है, तो होमोजाइगस की कंडीशन हो ही नहीं सकती। वो जीन एक्स के ऊपर लगती है, वाई के ऊपर तो लगती ही नहीं, और मेल होगा तो ऑब्वियसली वाई होगा। फीमेल में वो हो सकती है होमोजाइगस कंडीशन में, लेकिन मेल में वो हमेशा हेमीजाइगस कंडीशन में होगी। क्यों मेल में वो हमेशा हेमीजाइगस कंडीशन में होगी? क्योंकि मेल के केस में वो वाई क्रोमोसोम पे तो है ही नहीं, वो जीन तो एक्स क्रोमोसोम की है। क्लियर है, समझ आ रही है? व्हेन ओनली वन एलील ऑफ अ जीन इज प्रेजेंट, ठीक है, अगर किसी जीन की एक ही एलील प्रेजेंट है, और वो तब होगा जब वो जीन एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होगी। एक्स लिंक्ड इन केस ऑफ मेल्स। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हम नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। टिल देन कीप रिवाइजिंग। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, यहाँ तक कुछ नहीं समझ आया है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। इफ़ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके बताइए, कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वो मुझे बताइए। और अगर आपको इन लेक्चर्स के हैंडमेड नोट्स चाहिए, ये नोट्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए, वहाँ से आपको ये सारे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक यू।